हमें विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग से ही इंडिया के साउथ में कहीं कहीं नॉर्थ में भी यूनिट जो गवर्नमेंट का होता था वो विलेज से शुरू होता था, गांव से शुरू होता था। अब आप यूँ समझ लीजिए डिस्ट्रिक्ट जो क्लासिफाई होता था वो गांव के ऊपर डिपेंड करके हुआ करता था। जैसे कि गंगावती गांव जो साउथ में है वो या डिस्ट्रिक्ट जो गंगावती है उसमें 96,000 गांव, या फिर नीदगुंडिगे बोलकर जो गांव है डिस्ट्रिक्ट है साउथ में उसमें 12 गांव हुआ करते थे। कभी कभार लगता है कि ये बहुत एग्जैगरेट करके दिखाया गया है, मगर हम लोग अगर देखते हैं कि गांव अगर किसी को क्लासिफाई करना है तो कैसे किया जाता था। कभी कभार जंगल को साफ करके भी हम लोग 2-4 घर वगैरह जो बन जाता था उसको भी हम लोग गांव कह सकते थे, जिसका नाम ग्रामा हुआ करता था। या फिर कभी कभी ग्रामा में 4 फैमिलीज भी है तो उसको भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं। या अगर 1000 फैमिली भी किसी जगह पे रहती है तो उसको भी हम लोग गांव कह सकते हैं। मतलब ये क्लियरली बोला जाए तो कोई क्लियर डिवाइडिंग लाइन नहीं है जो गांव और शहर के बीच का डिफरेंस बताए। और यहाँ से जो टैक्स कलेक्ट हुआ करता था वो प्री मयूरियन टाइम से ही अपॉइंटेड होते थे ओवर ऑफ ग्रुप्स ऑफ विलेजेस। कलेक्टर्स जो हुआ करते थे वो ओवर ऑफ ग्रुप्स के विलेज में, मतलब 10-5 इस तरह का गांव पकड़ लीजिए, या कुछ गांव के ऊपर एक कलेक्टर हुआ करता था जो टैक्स कलेक्ट करता था। अब इनके भी 2 एलिमेंट होते थे जो आज तक चले आ रहे हैं, और यही वो लास्ट लिंक है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूं कहें राजा से लास्ट अपनी प्रजा तक को लिंक करने में लास्ट लिंक हुआ करता था। और ये नॉर्मली जो कलेक्टर्स हुआ करते थे, हेडमैन्स वाज नॉर्मली हेरिडेटरी पोजीशन, मतलब इन लोगों को हेरिडेटरी पोजीशन मिलता था। मतलब बाप से दादा उसके बाद बाबा उसके बाद बेटा, इस तरह का एक चेन चला आता था। फिर भी ये जब तक राजा को संतुष्ट रखते थे तब तक ही, और कभी भी राजा के मन मुताबिक चेंज किया जा सकता था। यूजुअली ये जो कलेक्टर्स होते थे या हेडमैन्स होते थे वो गाँव में भी बहुत ज़्यादा मतलब धनवान व्यक्ति हुआ करते थे। इन लोगों को मिलता था, इन लोगों के रेमुनरेशन के तौर पे टैक्स फ्री लैंड मिलता था या फिर ड्यूज इन काइंड होता था, ये दोनों साथ में मिलते थे। कभी कभी तो जैसे बड़े गाँव में हुआ करता था कि यही मतलब एक तरह का समझ लीजिए अपना अलग ऑफिस चलाते थे, उनका अपना स्टाफ हुआ करता था, अकाउंटेंट हुआ करता था, वॉचमैन, टोल कलेक्टर, ये सब उनका हुआ करता था। जैसे हम लोग फिल्मों में देखते आए जमींदार जिसको कहा जाता था, बहुत ही अत्याचारी हुआ करता था। कभी कभार उस तरह के भी मिल जाते थे। गंभुजका जो पाली जातका स्टोरी में है वो आप लोग इस तरह का देख सकते हैं। गंभुजका आप यूँ समझ सकते हैं, पाली जातका स्टोरीज का जो गंभुजका है वो आप फिल्मों में हम लोग अत्याचारी जमींदार के तौर पे जो एक टिपिकल वैसे ही सिचुएशन मिलता है। अत्याचार करना, छोटी छोटी बातों पे अपने गांव में जो फेलो विलेजर्स रहते हैं उन लोगों के ऊपर तरह तरह का फाइन लगा देना, इस तरह का छोटी छोटी बातों पे अत्याचार करना। जिस तरह हम लोग हमेशा सुनते आए हैं, लगातार गांव वाले इस अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाए हैं, वैसे ही इन लोगों की कहानी भी हम लोगों को सुनने को मिलती है कि अपने किंग से, अपने राजा से गांव वाले ये अत्याचारी राजा, टैक्स कलेक्टर बोले या ज़मींदार बोले, ये लोग पनाह मांगने के लिए, उन लोगों से रक्षा मांगने के लिए अपने राजा के आगे फरियाद करते थे। और अगर हम लोग यूँ देखें, ये हेडमैन्स जो हुआ करते थे अपने गाँव का रक्षा करना, उनका डिफेंस करना, ये सब
रखवाला बनकर सामने आता था। मतलब अत्याचारी तो हुआ करता था, साथ साथ में आपका रखवाला भी यही हेडमैन हुआ करते थे। साउदर्न इंडिया में हम लोग देखते हैं जब यहाँ पे ये हेड्समैन को ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलता है, ग्रेटर पावर मिलता है, वहाँ पर इन लोगों का ये मेन फंक्शन हुआ करता था विलेजेस को डिफेंस करना। क्योंकि आर्यन और द्रविडियन सोसाइटी में ये एक कैटल रेडिंग या जानवर मवेशियों को चुराना, उन पर हमला करके लेके जाना, ये सब एक कल्चर में हुआ करता था। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कमज़ोर है तो इस तरह की कैटल रेड्स और भी ज़्यादा हुआ करते थे। हम लोगों के साउथ में डेक्कन में हीरो स्टोन हर जगह मिलता है जिसको विरगल करते हैं, और ये रिकॉर्ड करती थी वो हेडमैन का जो अपने कैटल का डिफेंड करते हुए शहीद हो गया। जब हम लोग मिडिल टाइम में आते हैं, मिडिवल टाइम्स में आते हैं, ये तब देखते हैं ये हेडमैन्स जो हुआ करते थे और भी ज़्यादा शक्तिशाली होते गए और क्वासी फ्यूडल सिस्टम में चले गए। जैसे एक मर्चेंट हुआ करता था उदयमना, वो राजा का टाइटल ले गया था और वो इनफैक्ट लिटिल मोर देन अ विलेज हेडमैन, मतलब विलेज हेडमैन से ज़्यादा ही हुआ करता था। विलेज हेडमैन्स या विलेज काउंसिल ऑल ओवर इंडिया हमको देखने को मिलती है, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम ये हुआ करता था कि ये स्टेट मशीन का एक पार्ट के हिसाब से रिकॉग्नाइज नहीं हुआ करता था। एक ही लॉ बुक है जिसमें इन लोगों के बारे में, ये विलेज काउंसिल के बारे में स्टेटमेंट मिलता है, जहाँ पर ये मेंशन है कि ये हेड विलेज काउंसिल जो है राजा से मान्यता प्राप्त हुआ करता था, मगर इसके बारे में भी कुछ ज़्यादा एविडेंस मिला नहीं है। तो हम लोग इस तरह से भी मान सकते हैं ये कि ये इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट चलाते थे और सेंटर में कोई भी राजवंश हो, ये लोग अपना अलग सा ही डायनेस्टी, यूँ कह सकते हैं एक अलग ही ऑटोनॉमी चलाते थे। साउदर्न किंग्स जो हुआ करते थे, साउदर्न किंग्स आहिस्ता आहिस्ता खास करके चोला एम्पायर में इन लोगों को रिकॉग्निशन मिलना शुरू हुआ, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट के हिसाब से रखने लगे, रिकॉग्नाइज करने लगे। नॉर्दर्न इंडिया में इस तरह का कोई काउंसिल का हम लोग विलेज काउंसिल का कोई सबूत तो मिला नहीं है। एटलीस्ट मुस्लिम इन्वेशन से पहले तक हम लोग यूँ कह सकते हैं कि गंगा वैली में कोई भी विलेज काउंसिल नहीं हुआ करता था। साउदर्न काउंसिल्स जो हुआ करते थे वो वहाँ का लोकल कस्टम था, और वेस्टर्न डेक्कन में हर हाउस होल्डर्स जो था वो विलेज मीटिंग को अटेंड करते थे। वो अगर वहाँ के चीफ हो, हर लोग वहाँ पे अटेंड किया करते थे। फिर उसमें से आप यूँ कह सकते हैं कि जैसे लोकसभा दीवाने आम दीवाने खास विलेज काउंसिल में वैसे भी हुआ करता था। जो चीफ्स हुआ करते थे वो लोग फिर एक इनर काउंसिल बनाया करते थे। और भी बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे विलेज काउंसिल हुआ करता था। इन चोला किंगडम में उत्तरा मेरूर बोलकर एक गांव हुआ करता था जिसमें ज़्यादातर इनहेबिटेड जो थे वो ब्राह्मण्स अग्रहारा थे, और उन लोगों के बारे में बहुत सी इंस्क्रिप्शन मिली है जो 10th सेंचुरी से बिलोंग करती है। और इन लोगों ये जो इंस्क्रिप्शंस है वो ये विलेज काउंसिल्स की लोकल पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ कहती है। और जैसे कि हम लोग देखते हैं विलेज जो हुआ करता था, जो गांव हुआ करता था, वो 30 वार्ड्स में या सेक्शन में डिवाइडेड हुआ करता था, और हर सेक्शन का एक अलग रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था जो हर साल चुना जाता था। अब यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि हर काउंसिल का 5 सब कमिटी हुआ करता था, जिसमें से पहले जो 3 हुआ करते थे वो गार्डन, ऑर्चर्ड, टैंक्स और इरिगेशन को रिस्पॉन्सिबल होते थे। उन लोगों इस सब चीज़ के बारे में देखभाल करने का उनकी जिम्मेदारी हुआ करती थी। और अगर इन सब के बारे में कुछ अगर डिस्प्यूट अगर पैदा होता है तो उन लोगों को उन जिम्मेदारी हुआ करती थी कि इन सब को सेटल करने के लिए ये काउंसिल में बैठने के लिए एक क्वालिफ़िकेशन हुआ करता था जो लिमिटेड
बाय ए प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन ऑफ ए हाउस एंड ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। मतलब छोटी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन हुआ करती थी। इन लोगों को रेमुनरेशन कुछ नहीं मिलता था, पूरा वॉलेंटियर हुआ करते थे और कभी भी अपने हेडमैनशिप से हटाया जा सकता था इन लोगों के लिए। और ये मेंबरशिप जो हुआ करती थी 35 से लेकर 70 के बीच में हुआ करते थे। सिर्फ मर्द या पुरुष ही इसमें अटेंड कर सकते थे और अगर कोई एक साल अपना रिप्रेजेंटेटिव हो गया था तो वो इनएलिजिबल हो जाता था अगले 3 सालों के लिए। जैसे कि पहले हम लोगों ने कहा कि 5 तरह का सब कमेटी हुआ करता था, तो 3 के बारे में जिक्र किया। लास्ट 2 के बारे में उत्तर मेरू के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र मिलता है, जहाँ पर मिनिमम एज हाई एज 40 हुआ करता था। इस तरह का डिवाइड करना या किसी को अनदर 3 इयर्स के लिए रोक के रखना, करप्शन को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ करता था। कभी कभार तो ऐसे भी हम लोगों को एविडेंस मिलते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था उसके नियर बाई कोई रिलेटिव है तो उसको भी रोक दिया जाता था मेंबरशिप से। साउदर्न काउंसिल जो है सिर्फ ये हर तरह का सोशल डिस्प्यूट को मैनेज करने के लिए जिम्मेदार नहीं हुआ करता था। रेवेन्यू कलेक्शन, असेसिंग इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, ये सब को देखने के लिए भी राजा का रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था। ये जो टैक्स विलेज हेड हुआ करते थे या कलेक्टर्स काउंसिल जो हुआ करता था वो विलेज का, गांव का, वेस्ट लैंड का एक हिसाब से वर्चुअल ऑनरशिप रखता था और जितनी भी इरिगेशन है, रोड बिल्डिंग है और अदर पब्लिक वर्क्स है उन लोगों के वो सारी विवरण जो है मंदिर की दीवारों पे लिखी जाया करती थी।